दोस्तों, देश और दुनिया इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से रूबरू है। कारोबार ठप है, स्कूल और ऑफिसेज बंद हैं, बाजार बंद है। इसके बावजूद कोविड के केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जल्दी से जल्दी टेस्टिंग की जाए, किस तरह से तेजी से अस्पताल तैयार किए जाएं, बेड्स तैयार किए जाएं, डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव गियर पहुंचाया जाए, और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं या गरीब हैं उनके खाने पीने रहने का किस तरह से प्रबंध किया जाए। इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मार्च को एक पीएम केयर्स फंड की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से अपील की कि इसमें लोग दिल खोलकर दान दें ताकि देश कोविड की चुनौतियों से मुकाबला कर सके। अब तक देश के कई बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स और यहाँ तक कि देश और दुनिया के आम लोगों ने भी काफी दिल खोल कर दान दिया है। पहले हफ्ते में ही इसने 6,500 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। लेकिन इसी बीच सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने इसको लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। इन्हीं सवालों के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मनोज हरित, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है आज के डायलॉग में। शुक्रिया। मनोज जी, आप अपने आर्टिकल्स और अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम केयर्स फंड के औचित्य को लेकर सवाल उठाते रहे हैं शुरू से। क्या है ये सवाल, क्यों है? जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ये 1948 में स्थापित किया हुआ फंड मौजूद है। उस फंड में 3,800 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। उस फंड के होते हुए इस नए फंड की जरूरत क्यों आ पड़ी, उस चीज का कोई भी जवाब या स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया है। हालांकि इनडायरेक्ट चैनल से ये जरूर कहा जा रहा है कि ये फंड खास कोविड से निपटने के लिए बनाया गया है, या शायद उसके बाद भी अगर इसी तरह की कोई आपदा आती है उसके लिए भी होगा। ऐसा इनडायरेक्टली हर जगह जो है इंफॉर्मेशन। जी, हमें तो यही देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कहती है। तो सरकार ने पीआईबी की प्रेस रिलीज के अंदर यही कहा है कि कोविड या इस तरह की और जो भी कोई आपदा आए, लगभग यही औचित्य 1948 वाले फंड का है। आजादी से लेकर पिछले 60, 65, 70 साल में उस फंड की कार्यवाही के बारे में एक तरह का सर्टेनिटी हो गया है। वो ये हो गई है कि भाई जो भी चीज से डील करना है, उस फंड में आने वाला पैसा, उस फंड के में आए हुए धनराशि का विनियोग, उस सारी चीजों का एक प्रोटोकॉल बन चुका है। लेकिन वो सारा होने के बाद इस नए फंड की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये एक बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। एक सवाल आपने इसके संरचना को लेके, इसके गठन को लेके, इसके कॉम्पोजिशन को लेकर उठाया है, क्या है वो शंका आपकी? जी हाँ, इसके गठन को लेकर दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये सवाल उठता है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना सरकार के अलावा गैर सरकारी लोगों को सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों में हिस्सेदारी बंटाने के लिए बनाई हुई ये एक संकल्पना है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें जो ट्रस्टी होते हैं, उनका ट्रस्टी का इस तरह के ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी होते हैं, जिन्हें लाभान्वित होने वाले लोग कहा जाएगा, उनका और इनका दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूरा उल्टा है।
प्रधानमंत्री कहिए, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, इनका सभी का, इन चारों व्यक्तियों का जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है, ये इन ट्रस्टियों का उस जनता से खून और पसीने का रिश्ता है। ये जुड़े हुए हैं, ये उसी जनता द्वारा चुन कर आए हुए हैं। तो ये एक चीज उसके फाउंडेशन में उसके मूल में जाती है कि अगर सरकार को करना था तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों? इसका भी कोई जवाब अब तक नहीं आया है। एडवोकेट सर, अगर इससे तुलना करें तो प्रधानमंत्री राहत कोष की जो संरचना है वो कितनी अलग है? उसमें भी तो यही बात होगी शायद। 1948 था, देश उसी वक्त आजाद हुआ था। ये बहुत सारे एक्ट लॉ उस वक्त अप्लीकेबल नहीं हुए थे, ठीक है, एक्ट थे वहां पर। तो अगर 1948 में बनाया हुआ ट्रस्ट, उसी ट्रस्ट को आज अगर लीगल जामा पहना दिया जाए, अगर उसे संवैधानिक बना दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि एक नया फंड बनाना जो कि अपने आप में जिसकी संवैधानिक वैधता सवाल में है। तो एडवोकेट मनोज, क्या प्रधानमंत्री राहत कोष भी संवैधानिक नहीं है क्या, आपकी बात से जो मैं समझ रही हूँ? अब 1948 का है, 70 साल हो चुके हैं, तो उसकी वैधता पर आज कोई सवाल उठाना ये उचित भी नहीं होगा और ये हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि संविधान 1950 में बना, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो 50 से बोला 48? सिर्फ इसीलिए नहीं, जो चीज 70 साल से है तो एक लिमिटेशन भी उसके अंदर आ जाता है। ओके। उसके अलावा आपने एक ये भी सवाल उठाया है कि ऑडिट को लेके भी कि शायद इसका ऑडिट संभव नहीं है और पीएम राहत कोष का ऑडिट होता है। ऑडिट से पहले मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो बात है कि अगर ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट की डीड लोगों के साथ साझा क्यों नहीं की गई? क्यों कि कोई भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके जो ट्रस्टी होते हैं, वो ट्रस्टी ट्रस्ट डीड में लिखे हुए जो कुछ भी ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है, उसी के दायरे में रहते हुए उस ट्रस्ट का संचालन कर सकते हैं। जब तक हमें ट्रस्ट डीड नहीं मिल जाती है, जब तक वो लोगों के सामने लाई नहीं जाती है, तब तक आज तो सवाल यहां से उठ रहे हैं। मुझे पता है कि हो सकता है मैं 100% गलत हूं ये कहते हुए, लेकिन आज ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और दूसरे दोनों मंत्री ये अपने निजी क्षमता में उसके ट्रस्टी बने हैं या जो पद पर वो बैठे हुए हैं उस पद की बदौलत वो उसके ट्रस्टी हैं। तो जब यही बातें जब साफ नहीं की जा रही हैं, क्यों नहीं की जा रही है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जी, एडवोकेट सर, जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते दाखिल हुई और वो इवेंचुअली खारिज भी हो गई, चीफ जस्टिस खुद उसको देख रहे थे, उनकी बेंच देख रही थी, उसमें ये सवाल भी उठाया गया है कि जब पीएम केयर्स लॉन्च किया गया तो वो किसी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हुआ है, लेकिन ये खारिज हो गया, तो क्या आपका क्या कहना है? इसके बारे में दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला ये कि जो पीआईएल दाखिल हुई थी, उस पीआईएल में ये सारे सवाल नहीं उठाए गए थे। जिस मुद्दे पर पीआईएल था वो मुद्दा अलग है और सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को खारिज कर दिया है। दूसरी बात, उसका मतलब ये नहीं है कि इन मुद्दों पर, जो मुद्दे बहुत सारे लोगों द्वारा उठाए गए हैं, जो मुद्दे मैंने मेरे वायर में लिखे हुए आर्टिकल में भी
उठाए हैं कि उन मुद्दों के ऊपर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। तो क्या आप ये काम करेंगे? अब ये खुलने के बाद होगा, पर मैं इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ। जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। मैंने रोक दिया है वो। चलिए, थैंक यू, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।